मतगणना हमेशा से ही एक बहुत ही पारदर्शिता तरीके से होती है और इसकी एक पूरी एसओपी है जिस तरह से हम इसको मतगणना को कराते हैं। मतगणना केंद्र के अंतर्गत केवल जो अधिकृत पार्टियों के एजेंट हैं वो जाते हैं। सभी पार्टियों के एजेंट वहाँ पर मौजूद रहते हैं प्रत्येक टेबल के ऊपर, और जो ऑब्जर्वर्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए रहते हैं, जिससे किसी तरीके की भी प्रॉब्लम ना हो पाए। अगर कोई भी चीज़ की शंका होती है किसी को तो ऑब्जर्वर्स के पास आप पहुंच सकते हैं और वो उसको समाधान करेगा। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और पारदर्शक है। और प्रत्येक राउंड के बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंटों को इसकी गणना की सूची दी जाती है कि कितनी हो रही हैं। जो ईवीएम लाई जाती हैं उनके नंबरों का मिलान किया जाता है, उनके नंबरों का पूरा जो सिग्नेचर्स होते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जब बंद की जाती हैं वो देखे जाते हैं, उसके बाद वो खोली जाती है। और स्ट्रांग रूम के अंतर्गत जो भी हमारी मशीन्स रखी हुई हैं उनकी 3 टियर सेफ्टी की जाती है और सबके उसकी वीडियोग्राफी होती है। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स बाहर रहते हैं, वीडियो कैमरे लगे रहते हैं। तो पूर्णतया ईवीएम सेफ हैं जिनमें पोलिंग हुई है और वो सबके सामने लाके खोली जाती हैं, जिनके दस्तखत देखे जाते हैं। उसके बाद उनकी काउंटिंग होती है और इसके अंत में जो वीवीपैट होते हैं, प्रत्येक असेंबली में 5 वीवीपैट की हम गणना भी करते हैं कि कोई उसमें असंगति तो नहीं है, विसंगति तो नहीं है। और इस तरह से इसको पूर्णतया पारदर्शिकता है इसके ऊपर और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं करता है। ईवीएम की जो सत्यता है और इसकी जो पारदर्शिकता है उस पर कोई सवाल उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ईवीएम सन 2004 के इलेक्शन से लगातार यूज होती चली आ रही है और 2019 से हमने वीवीपैट की व्यवस्था भी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर की है, जिसमें जो आप देखते हैं वही उसका वोट काउंट होता है। इसको जो सील किया जाता है सबके समक्ष सील किया जाता है, सारी पार्टियों के सिग्नेचर्स होते हैं। जब वो सील की जाती है उसके बाद उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, जिसकी कि 3 टियर सिक्योरिटी रखी जाती है और उसको वीडियो कैमरे से भी गोडाउन जो स्ट्रांग रूम है उसको बाहर दिखाया जाता है। वहाँ पार्टी भी अपने सब एजेंट को रखती हैं, तो कोई भी पोल्ड मशीन स्ट्रांग रूम से बाहर नहीं आ सकती। जो ये मशीन की जो आप बात कर रहे हैं बनारस के बारे में, ये एक मशीन थी जो कि लोगों को ट्रेनिंग के लिए जानी थी और उस ट्रेनिंग के लिए क्योंकि आज मतगणना है तो एक दिन पहले उसकी ट्रेनिंग होनी थी, 2 दिन पहले ट्रेनिंग होनी थी और उसके लिए वो जा रही थी मशीनें। उस एडीएम की गलती यही हुई है कि उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया नहीं कि ये मशीनें जा रही हैं और इसलिए उन्होंने जब पकड़ा तो समझे कौन सी मशीन जा रही है और उस पर उन्होंने सवालिया चिन्हों की बात करी। शाम को उनको सब दिखाया गया कि इन जो पोलिंग पार्टियों के नंबर है वो आप मैच कर लीजिएगा कि क्या वो कोई मशीन ऐसी है जिस पर पोल हुआ है, और वो उन्होंने सब मैच किए और उसके बाद उन्होंने पाया कि ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि पोल्ड मशीन यहाँ पर आई है। मैं उसको बताना चाहता हूँ अपने सारे दर्शकों को भी कि कोई भी पोल्ड मशीन किसी भी स्ट्रांग रूम से बाहर नहीं आ सकती। कुछ लोगों को हमें आवश्यकता पड़ती है ट्रेनिंग के लिए, कुछ मशीनें हमें ज़रूरत होती हैं अपनी डेमो दिखाने के लिए, कुछ गांव में जा भेजी जाती हैं, लोगों को समझाया जाता है। वो मशीनें बिल्कुल अलग होती हैं और हम कुछ मशीन रिजर्व में रखते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर कि अगर कोई भी मशीन ख़राब होती है तो उसको चेंज किया जाता है। वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास होती हैं, तो उस डिफरेंट तरीके से मशीनों को यूज़ किया जाता है। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई भी पोल्ड मशीन जिस पर वोट पड़ चुके हैं वो स्ट्रांग रूम से बाहर नहीं आ सकती। जी बिल्कुल सही बात पूछी आपने कि वो सस्पेंड क्यों किया। इसकी एक प्रक्रिया है कि कोई भी अगर हमारी ईवीएम बाहर जाएगी तो इसकी सूचना हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देंगे। इसमें उसने क्या गलती की थी, उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूचना नहीं दी कि ये मशीनें जा रही हैं और ये मशीनें ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए जा रही हैं। खाली इसकी गलती के लिए कि उसने चूँकि सूचना नहीं दी जिसकी वजह से सारी ये अफवाह फैली, इसलिए उसको सस्पेंड किया गया। जब ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब क्योंकि हम तो प्रोसेस स्टार्ट करते थे सितंबर के महीने से और हमारा जो एसएसआर की प्रक्रिया है, अपनी इलेक्टोरल रोल को अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है, वो स्टार्ट हो चुकी थी। और सितंबर के और अक्टूबर के महीने में कोई नहीं मालूम था किसी को कोई भी कोविड-19 की 3rd वेव आनी है। लेकिन जैसे जैसे हम दिसंबर के पास पहुँचे तो हमें लगा कि ये ओमिक्रॉन फैल रहा है और इसीलिए हम लोगों ने पूरे कमीशन ने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से चर्चा की इसके बारे में और चीफ सेक्रेटरी से चर्चा की इसके बारे में और जो वहाँ के स्टेट के ही जो अपने हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं उनसे चर्चा की इसके बारे में। और फिर हम लोगों ने पाया कि चूँकि ये कोविड फैल रहा है और साथ में अभी कुछ स्टेट्स के अंतर्गत सभी को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए कमीशन ने डिसीजन लिया कि शुरू के पहले वीक में कोई भी फिजिकल रैली नहीं होगी, न फिजिकल रैली होगी न पथ यात्रा होगी, खाली डिजिटल रैलीज होंगी और साथ में आप डोर टू डोर जाके कंपेन कर सकते हैं, वो भी रिस्ट्रिक्टेड नंबर में।
सो दैट उनका ये अधिकार की रैली होना जरूरी है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे सामने समस्या थी कि किसी तरह से कोविड का प्रसार ना हो, कोई आपस में ना फैले। साथ में मेरा जो बेसिक कंसेप्ट कमीशन का रहा है कि वोट भी सेफ हो और वोटर भी सेफ हो। तो इसके लिए हमने धीरे धीरे हर चरण में और हर सैटरडे संडे को हमने हेल्थ मिनिस्ट्री से पूरी चर्चा की, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ विचार विमर्श किया, चीफ सेक्रेटरी के साथ विचार विमर्श किया। तो एक साइड में तो हमने वैक्सीनेशन के लिए अपने सारे चीफ सेक्रेटरीज को बोला, तो अब सारे के सारे स्टेट ने अपग्रेड किया इस चीज़ के लिए। और उधर रैली बंद करने से ये हुआ कि भाई ये फैलेगी नहीं आगे, और धीरे धीरे हम इसको खोलते रहे। हफ्ता हर वीक के बाद हमने, आप देखेंगे, ग्रेडेड रेस्पॉन्स करके इसको खोला हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का और सभी मतदाताओं का भी कि इन्होंने इसको अपने सही रूप से लिया और सही तरीके से समझा इसको। तो इसलिए प्रचार तो हुआ है, और हमने कहा डिजिटल माध्यम से करिए, और उसी के लिए हमने पहले खर्चे की लिमिट भी बढ़ा दी 3 दिन पहले। तो अगर डिजिटल के माध्यम से आपको करना है, ज़्यादा खर्चा करना है, तो हम उसकी लिमिट भी बढ़ा दी थी, आपको अगर शायद याद हो तो उसकी खर्चा बढ़ा दिया था हमने, और जिससे कि हम डिजिटल पे ज़्यादा जोर दे सकें। और मैं चाहूँगा कि आगे एक मॉडल बन जाएगा जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल में एक कंपेनिंग हो सकती है कि डिजिटल भी हो सकती है और पार्टली फिजिकल हो सकती है। एक बहुत ही नया तरह का एक मॉडल तैयार होगा जो कि आगे भी इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो किसी ने भी इस तरह का, हमारे पास कोई भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं आया कि हम नहीं हैं, और बल्कि सभी पार्टियों ने डिजिटल के माध्यम से प्रचार किया। ये आपको खुद लगा होगा कि उन लोगों ने नए नए तरीके ढूंढे और उन्होंने उसका उस तरह से प्रचार किया। प्रचार कहीं बाधक नहीं था, डिजिटल मोड बदला गया था। जैसे अगर आपको ध्यान हो, जब सेकंड वेव शुरू हुई थी तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, कंपनियां बंद नहीं हुई, काम शुरू हुआ लेकिन घर से शुरू हुआ। उस तरह ये प्रचार बंद नहीं हुआ, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से प्रचार हुआ, और हम उससे बहुत सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि देखिए इससे डबल फायदे हुए। सभी प्रांतों में, 5 प्रांतों में आखिर तक 100% फर्स्ट वैक्सीनेशन सबको हो गया, एक्सेप्ट मणिपुर जहाँ पे थोड़ी सी हेजिटेंसी थी। बाकी चारों स्टेट में रफली 100% हो गया, और सेकेंड डोज भी जो एक इंडिया के एवरेज के बराबर सब जगह पहुँच गई। तो पूरी तरह से जो हमारे वोटर्स थे वो सेफ हो गए, और हमारा पोलिंग स्टेशन ऑलरेडी हमने सेफ्टी मैनेजमेंट किए हुए थे, और सारे के सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया था। इस तरह से वोटर भी सेफ हुआ और वोटिंग भी सेफ हुई।